गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। सभी का स्वागत करते हैं सभी का। आइए मेरे प्यारे साथियों, होली के बाद में अपने एक दो क्लास हो चुकी है। कल की क्लास आप लोगों की किसी कारणवश लगी नहीं, तो आज दोबारा वापस आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइएगा मेरे प्यारे साथी, जितने भी आप लोगों के साथी हैं जल्दी से आ जाइए, ताकि आज की क्लास को दोबारा वापस अपने जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था दोबारा वापस उसी जोश और जुनून के साथ अपने वापस हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो चैप्टर हमारा लगभग हाफ के आसपास हो चुका है और लगभग आने वाले लगभग 3 या 4-5 वीडियो के अंतर्गत हमारा चैप्टर जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे अपने। और कुछ डेफिनेशंस है हमारी, वो भी लगभग डिस्कस कर लेंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद में हमारे चैप्टर के ज्यादा नहीं है, अमूमन मान करके चलें कि अपने इस वीक के हो सकता है कि इस चैप्टर को अपने फिनिश कर लें, और उसके बाद में आगे की हमारी क्या रणनीति रहेगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइएगा मेरे प्यारे साथी, जाते जाते अपने एक क्वेश्चन दिया था आपको मैंने पिछली क्लास में, तो उस क्लास के अंदर शायद तक आप लोगों ने इसका इसका आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, है ना, कि कोई आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस को टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है, 100 किलो जूल एनर्जी इसको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें से 40 किलो जूल उसने क्या कर ली बेटा जी, 40 किलो जूल उसने वर्क के रूप में इस्तेमाल कर ली। आई बात समझ में? तो ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा, देखो मतलब 40 किलो जूल का जो यूज किया जा रहा है वो किसके रूप में किया जा रहा है, यूज्ड फॉर वर्क के रूप में इस्तेमाल कर ली उसने, है ना। तो जिन्होंने आंसर इसका नहीं निकाला तो देखो बेटा जी, जिनका आंसर नहीं आया, अपने जानते हैं इंटरनल एंथैल्पी अपने को याद करनी है। बोले तो E इज इक्वल टू आपने पढ़ा था Q माइनस W। अब ये माइनस क्यों आया यहाँ पे, वैसे प्लस होता, माइनस क्यों आया, माइनस साइन क्यों आया बेटा, बिकॉज जो वर्क किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, डन बाय सिस्टम। देखो है ना, कौन कर रहा है ये, किसी आदर्श गैस के द्वारा कुल इतनी ऊर्जा है, जिसमें से इतनी ऊर्जा का यूज कार्य के विरुद्ध कर रहा है, वो सिस्टम कर रहा है काम ना। तो सिस्टम काम करता होगा तब अपने W किस में लेते हैं, माइनस के रूप में लेते हैं। अब अपने जानते हैं इंटरनल एनर्जी याद करनी है टोटल Q। अच्छा लिख देता हूं पहले मैं, ये लो लिख देता हूं, हाँ गिवन क्या दिया हुआ है तुम लोगों को, Q का मान दिया हुआ है बेटा 100 किलो जूल, है ना। W बोले तो इंटरनल, अच्छा वर्क करने के लिए कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है वो, 40 किलो जूल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। अब तो फटाक से सहायता कर दोगे आप लोग, इसी से चलते हैं अपने। सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q का मान दिया हुआ है 100 माइनस 40, तो बोले तो इंटरनल एनर्जी अब कितनी बचेगी बेटा जी, कितनी बचेगी, 60 किलो जूल। आई बात समझ में? टोटल एनर्जी पहले कितनी थी, 100 किलो जूल थी, जिसमें से 40 किलो जूल उसने वर्क को करने में यूज कर ली। तो बाकी जो इंटरनल एनर्जी जो बची है वो कितनी बची है, कितनी चेंजिंग होगी, अब बेटा जी उसकी इंटरनल रहेगी हमारी 60 किलो जूल। आगे बात समझ में? तो आई थिंक आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे वो इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने रूल नंबर हमारा, क्या कहूं मैं, हाँ रूल, थर्मोडायनेमिक्स के रूल अपने पढ़ रहे हैं, जिसमें जलोट के बारे में तुमने पढ़ लिया था, आज अपने फ्लोट के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लोट थोड़ा सा रूल जो है वो काफी लंबा चलेगा हमारा, है ना। तो आइए उसके आगे चलते हैं बेटा जी अब अपने। अच्छा अगर आप लोगों को याद नहीं है, वैसे छुट्टियां भी आ गई थी बीच में और 1-2 दिन की क्लास लगी भी नहीं थी, तो मैं जल्दी से वापस आपको रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है। मैंने कहा था कि ये जो रूल है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। मतलब एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है, बट एनर्जी को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अनदर स्टेट में क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये पढ़ लिया था तुम, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं अपने। फिर मैंने अपने बेटा जी कुछ डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, और वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल करके आया था, फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आया था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W।
इफ द वर्क इज डन बाय सिस्टम। और यदि सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तब हमारा वर्क किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। आई बात समझ में? तो ये लिखा है मैंने, यदि वर्क बाय द सिस्टम हो तो नेगेटिव आएगा वर्क, और यदि ऑन द सिस्टम हो तो वर्क किस में आएगा मेरे प्यारे साथियों, पॉजिटिव में आएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे, है ना? तो वो क्वेश्चंस भी आप लोगों के आसानी से साथ में सोल्व हो जाएंगे। और ये एक दो क्वेश्चंस आप लोगों ने दिया था, है ना? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अपने रूल नंबर फर्स्ट ही चल रहा है हमारा। रूल नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ बातें हैं हमारी, क्या बातें बतानी है अपने को आज? एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अच्छा, एंथैल्पी को मेरे प्यारे साथियों डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इंटरनल एनर्जी को चाहे आप ई से लिखो और चाहे यू से लिखो, है ना, किसी से भी लिखो। इनके बारे में बात करेंगे अपने, इंटरनल एनर्जी। देखिएगा, एंथैल्पी जो होगी हमारी, वो बेटा जी किसके बराबर होती है? एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी कि उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा कितनी है, इंटरनल एनर्जी, और प्लस वर्क, उसके ऊपर कितना वर्क किया गया है, उसके ऊपर कितना वर्क किया गया है। तो एंथैल्पी जो होगी बेटा जी वो किसके बराबर होती है? इसके बराबर होती है। जैसे मान लो अपने को ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई मैटर फील्ड प्रेजेंट है, इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है हम लोगों ने, ये लो, जिसकी इंटरनल एनर्जी मान लो ई है, ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी ई है इसकी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कुछ वर्क किया, इसके ऊपर मैंने कुछ क्या किया, वर्क किया, वर्क ऑन द सिस्टम। इसके ऊपर मैंने वर्क किया तो वर्क किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। वर्क किया, ये लो डब्ल्यू मैंने वर्क कर दिया मान लो। अब इस सिस्टम की एंथैल्पी मुझे बतानी है, तो इस सिस्टम की एंथैल्पी किसके बराबर होगी? तो मेरे प्यारे साथियों इसकी जो एंथैल्पी होगी वो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, कितना किलो जूल, और इसके ऊपर कितना जूल वर्क किया गया है, उन दोनों के सम के बराबर होगी। बात आई समझ में? तो अपने लिख सकते हैं एंथैल्पी को बेटा जी एच से लिखा जाता है, मैं डेल्टा एच से लिख देता हूं, ये लीजिए एंथैल्पी बराबर इंटरनल एनर्जी बोले तो डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। चलो ये लिख देते हैं अपने, आई बात समझ में? अच्छा, डब्ल्यू तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फिर तुम लोगों ने ये भी लिख सका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी, ये भी तो लिख सकते हो आप। हाँ, पढ़ा था तुम लोगों ने, अगर आपको याद है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी। एफ एस ये एक्सटर्नल प्रेशर है, और वी बोले तो आने वाला वॉल्यूम में चेंजिंग, ये लिख सकते हैं अपने। अच्छा, नई लाइन से नई पेज से लिख देते हैं अपने, क्या फॉर्मूला बना था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी, ये बना था। हाँ? अच्छा, इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, ये लो, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये भी तो लिख सकते हैं अपने। अच्छा, या फिर अपने इसको स्मॉल अमाउंट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो डेल्टा के बजाय अपने डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, इसके तौर पे भी शो कर सकते हैं अपने, है या नहीं? ये तमाम चीजें अपने लिख सकते हैं। ये सारे के सारा किसके अकॉर्डिंग है बेटा? ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी, ये हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग लिखी हैं? ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखी हैं हमने। ये तीनों फॉर्मूले सही है, ध्यान रखना। क्लियर है बात? अच्छा, यदि
देखो यहां पे P क्या चाहिए, प्रेशर है, दाब व आयतन। ये भी लिखो, दोनों के आधार पे लिखते हैं, दोनों के आधार पर एंथैल्पी की गणना करें तो एंथैल्पी क्या कहा मैंने, इफ वी कैलकुलेट द एंथैल्पी according to pressure and volume, then देखो एंथैल्पी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इस प्रेशर के बेसिस पर और वॉल्यूम के बेसिस पर, दोनों के बेसिस पर अगर अपन इसको कैलकुलेट करना चाहें तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग फॉर्मूला इसका क्या लिख सकते हैं, डेल एच इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी। एक बार मैंने वॉल्यूम के बेस पर लिया, साथ में प्लस वीडीपी, और मैंने प्रेशर के बेस पर ले लिया। मैंने कहा ना, अगर एंथैल्पी को अपने प्रेशर के बेस पर और वॉल्यूम के बेस पर अगर अपने कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा जी, डेल या डी एच इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। देखो ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं तो इतना तो फॉर्मूला अपनी पढ़ के आए थे आप, डी एच इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी। अब मैंने क्या किया है, P बोले तो प्रेशर के बेस पर भी और वॉल्यूम के बेस पर भी अगर अपने एंथैल्पी को कैलकुलेट करना चाहे तो एक बार प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे, तो हमारे पास में समीकरण क्या बनेगी, डी एच इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी बनेगी। अच्छा मैंने क्या किया, अच्छा अब अपने क्या करें, अगर एक बार अपने प्रेशर को कांस्टेंट मान लो, है ना, केस नंबर 1, इस पे दो केस बनेंगे बेटा। केस 1, यदि दाब स्थिर कर दो, अच्छा दोनों चीजें ना यहां पे देखो, अरे यार दोनों चीजें दिखाई दे, देखो ये किधर गई, P और V, P बोले तो प्रेशर, V बोले तो आयतन, तो दोनों के बेस पर अपने वो फॉर्मूला बनाना चाहे तो वो समीकरण वो बनेगी। अब अपने क्या कर रहे हैं, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं यदि दाब स्थिर हो, और केस नंबर दूसरा अपने लेंगे वो बाद में लेंगे, पहले अपने केस नंबर 1 वाला समझ लेते हैं। 8 कांस्टेंट प्रेशर, 8 कांस्टेंट प्रेशर। आगे बात समझ में, अगर दाब हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया, बात आ रही समझ में, देखो यहां पे ये रहा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पीडीवी, चाहे ये समीकरण इस्तेमाल करो चाहे आप ये समीकरण इस्तेमाल करो, इसमें तुमने प्रेशर को क्या कर दो, तुम लोग कांस्टेंट कर दो। ये लीजिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरे प्यारे साथियों पी डी वी का मान 0 होगा, है ना, इसलिए तुम लोग क्या लिख सकते हो, सो डेल एच, या फिर आप लोग लिखो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डी वी, ये पूरा 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं बेटा ये डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। बात समझ में आई ये वाली, हाँ देखो ये समीकरण आ गई हमारे पास में, ये समीकरण बन गई हमारे पास। अच्छा केस नंबर दूसरा बाद में समझाएंगे अपने,
अपने इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चल रहा हूं मैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लोट। अच्छा मुझे कोई बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं ना, या DH बराबर में DE, ये भी तो लिख सकते हैं अपने, डेल्टा के बजाय DE के बेस पर अपने लिखना चाहे तो ये शो कर सकते हैं। अच्छा फ्लोट के अनुसार तुमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फ्लोट DE बराबर में तुमने पढ़ा था Q प्लस W होता है कि नहीं होता? अरे बोलो यार, ये होता है। या फिर तुम लोग लिख सकते हो DE बराबर में, अच्छा Q, अच्छा ये तो चलो कोई बात नहीं, हो गया आ गया, ये लिख सकते हैं अपने, ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास। कोई डाउट यहां तक? अच्छा DE का मान ये वाला है तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता? ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो आप, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। सो डेल H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने, Q प्लस W। आया कि नहीं आया? Q क्या चीज है? उसकी इंटरनल हीट, उष्मा, उस सब्सटेंस की इंटरनल उष्मा कितनी है ना, उष्मा और वर्क। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने केस नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया कि क्या किसके बेसिस पर आया हमारे पास, डेल H की वैल्यू किसके बराबर आ गई। अच्छा ये तो डेल H किसके बराबर आया है, DE के बराबर आ गया हमारे पास, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गई। कब? जब प्रेशर हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। बात आई समझ में? जब प्रेशर हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। अच्छा इसके अलावा अगर अपने लिखना चाहें, इसके अलावा और अपने क्या लिखना चाहें, अच्छा केस नंबर दूसरा मैं नए पैसे भी लगा देता हूं, ये लीजिए केस सेकंड। यदि आयतन स्थिर हो, अगर आयतन स्थिर कर दो, जब ये चीजें 11th क्लास में नहीं दे रखी हैं, मैं जानता हूं तो थोड़ा सा टफ दे रखा होगा टॉपिक, लेकिन इसी के बेस पर अगला जो टॉपिक आने वाला है वो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसी को करने के लिए अपने ये जो चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपने, ताकि आगे वाला जो चीज है वो समझ में आ जाए। अदरवाइज अपने को फॉर्मूला सीधे रखना पड़ेगा हमें, है ना। अच्छा आयतन को मैंने स्थिर कर दिया, तुम्हें पता है डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, DH इज इक्वल टू DE प्लस PdV, है ना। और तुमने ये भी लिखा था VdP, समीकरण बनाई थी कि नहीं बनाई थी हम लोगों ने, दोनों के बेस पर। अच्छा एट कांस्टेंट वॉल्यूम V बराबर कितना होगा, 0, है ना। तो वर्क भी कितना होगा बेटा, 0 होगा। वर्क का मतलब है अगर वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आई, वॉल्यूम उतना की उतना है, ना डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ ना डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ। समझाने के तौर पे आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हुआ है जरूर, ये देखिए ये पिस्टन लगा रखा है, ऊपर मैंने प्रेस लगाया, ना तो वॉल्यूम कम हुआ ना वॉल्यूम ऊपर गया ना वॉल्यूम नीचे गया, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। इसका मतलब वर्क कितना होगा, हमारा वर्क 0 होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, और वर्क किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि नहीं कहते हैं। वॉल्यूम में आने वाली चेंजिंग अगर 0 है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो वर्क भी कितना होगा, 0 होगा। अगर 0 होगा सो PdV एंड VdP दोनों के दोनों क्या होंगे, 0। अगर दोनों के दोनों 0 होंगे तो बेटा जिसमें भी हमारा डेल्टा H कहूं तो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा E, या फिर अपने लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डेल H इज इक्वल सॉरी DH इज इक्वल टू DE। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब यह हुआ कि अच्छा इसके अलावा और लिख सकते हैं, हम जानते हैं DE बराबर में क्या था, हाँ फ्लोट के अनुसार DE बराबर में था Q प्लस W। अच्छा वर्क 0 है,
ये तो फ्लोट के अनुसार तुमने समीकरण पढ़ी हुई है, DE बराबर Q प्लस W। अच्छा, वर्क सिस्टम के ऊपर हो ही नहीं रहा, ना वॉल्यूम घट रहा है ना वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो वर्क भी कितना होगा, 0। अच्छा, वर्क 0 होगा तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो W यहाँ पे 0 आ गया। W 0 है तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, DE बराबर में क्या लिख सकते हो, Q। अच्छा, ये आगे समीकरण हमारे पास में, इसको लिख देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको लिख सकता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या आए हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, और इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारे पास डी ई इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब ये हुआ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। इट्स मीन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से अपने क्या कह सकते हैं, डेल एच इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू क्यू। ये देखो ये सारी वैल्यूज बराबर आ गई जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा तब। आगे बात, तो मतलब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, यहाँ पे टॉपिक पे आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो आने का इतना ज्यादा नहीं बनता है ना। लेकिन हाँ, ये वाला जो आप लोगों ने जो पढ़ा था बेटा जी स्टार्टिंग में, ये वाला पोर्शन आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला है ना, कि एंथैल्पी जो होती है वो किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस उस पर कितना वर्क किया गया है उसके बराबर होती है। तो ये पूछी जा सकती है एंथैल्पी के बारे में क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसी के बेस पर पीवी के बराबर होता है, या पी डेल वी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। उसी के बेस पर हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूले निकाले बेटा जी। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा नहीं, क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताएंगे कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन हमारा पुटअप होगा। चलो आगे बात समझ में यहाँ तक। तो 8 कांस्टेंट प्रेशर पर क्या था, मैं एक साथ लिखना चाहूं तो बेटा लिख देता हूं यहाँ पे, यहां लिख देते हैं अपने 8 कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर तुमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डी एच इज इक्वल टू था डी ई के बराबर, ये आया था। अच्छा, 8 कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर दाब के बाद में हमने पढ़ा था स्थिर आयतन। तो स्थिर आयतन पे मेरे प्यारे साथियों डेल एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल ई बराबर में क्यू। ये समीकरण, ये दोनों समीकरण याद रखना। ये प्रश्न आता है, द एंथैल्पी, जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसके समतुल्य होती है। द चेंजिंग एंथैल्पी इज इक्वल टू डैश 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 एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंजिंग एंथैल्पी जो होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पर किसके इक्वल होगी, तो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी एट कांस्टेंट प्रेशर पर। और एंथैल्पी कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसके बराबर होती है या किसके समतुल्य होती है, किसके इक्वल होती है, तो तुम लिखोगे क्यू की इक्वल होती है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन देखो ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो कंपटीशन लेवल्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं, हमारे नीट वगैरह में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ऐसे वाले। तो 8 कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच का मान डेल्टा ई के बराबर होगा, और 8 कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेरे प्यारे साथियों डेल्टा एच का मान डेल्टा ई और क्यू के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें पता चल गई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा जी। अपने अब कुछ समीकरण देखते हैं अपने एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी ऑफ फॉर आइडियल गैस, ये लो, फॉर आइडियल गैस। आदर्श गैस के लिए अगर अपने एंथैल्पी की अपने बात करें तो वैसे तो पहले आप मुझे बताओ बेटा जी आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोगों को पता होगा। आदर्श गैस जो है वो किस पे अप्लाई होती है, कौन सी समीकरण होती है आदर्श गैस इक्वेशन। ये लो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो ये चैप्टर नंबर 5 में था हमारा, जहां पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना था, तो वहां से ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है
P इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना। अच्छा, here P क्या चीज है बेटा? P है प्रेशर, ठीक है, और V क्या चीज है? V है बेटा वॉल्यूम। क्या चीज है? वॉल्यूम। अच्छा, N का मतलब क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है जी, जो किसके बराबर होगा? NP माइनस NR के बराबर होगा। मतलब प्रोडक्ट के अंदर मोल कितने हैं, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। R क्या चीज है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है ये हमारा। आगे बात समझ में? अच्छा, जिसकी वैल्यू होती है बेटा जी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना। 8.3 मैं लिखवा दूं आगे वैल्यू। और T क्या चीज है? T टेम्परेचर है हमारा। ताप है। तो ये चीजें होती हैं हमारी P इज इक्वल टू nRT के बारे में। आई बात समझ में? अच्छा, ये आदर्श गैस समीकरण निकाली है हम लोगों ने। अच्छा, इसके आगे चलते हैं अपने इसके आगे चलते हैं अपने हम जानते हैं कि डेल H बराबर में डेल E प्लस W, पढ़ा था तुमने अभी, या फिर डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस PV, पढ़ा था तुमने? बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा, चूंकि आदर्श गैस के लिए देखो PV किसके बराबर आया? nRT के बराबर आया कि नहीं आया? देखो अभी पढ़ा था तुमने, PV किसके बराबर है? nRT, आदर्श गैस के लिए। अच्छा, इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना, जो N है ना, N हेयर N इज इक्वल टू मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना। N का मान किसके बराबर होगा? गैसेस मॉलिक्यूल के बराबर होगा, जो बेटा जी N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मेरे प्यारे साथियों N इज इक्वल टू मैं लिखूंगा Ng। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल, G का मतलब है गैसेस मॉलिक्यूल, केवल गैसेस मॉलिक्यूल के मोल नंबर लेने हैं। तो पढ़ क्या रहे हो तुम? गैस के लिए पढ़ रहे हो। तो PV इज इक्वल टू nRT बोले तो अपने N बराबर Ng लिखेंगे, Ng लिखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा? PV किसके बराबर उसके? तो NG RT के बराबर आ गया। ये देखो, ये समीकरण बन गया हमारे पास। क्लियर है बात? अच्छा, Ng का मान, Ng का मान अगर तुम लोगों को निकालना है तो Ng का मान कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बेस्ड पर अपने Ng का मान निकालेंगे। तो ये वैल्यू इसमें पुट करना चाहो तो डेल्टा H बन जाएगा, ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट RT, फॉर्मूला ये भी बन जाएगा हमारा। आगे बात समझ में? यहां से क्वेश्चन पुट अप होगा आपका, यहां से। एक बार दोबारा देखो आप, थोड़ा सा लगता है आप लोग कंफ्यूज होंगे। आइडियल गैस की समीकरण अपने जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। N यहां पे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस, गैसेस के बेसिस पे लेना है नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने। तो N बराबर में, अच्छा N बराबर में Ng लिखेंगे अपने। तो अपने वैसे एंथैल्पी जानते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेल्टा E प्लस W, W की जगह अपने PV लिख सकते हैं। अगर वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है तो प्लस में आएगा, और बाय द सिस्टम हो रहा है तो माइनस में आएगा। ऑन द सिस्टम वर्क किया जा रहा है तो डेल्टा H इज इक्वल टू इंटरनल एंथैल्पी प्लस में कितना वर्क हुआ है उसके बराबर होता है एंथैल्पी का मान। अच्छा, PV बराबर आ गया। अच्छा, PV आदर्श गैस के लिए किसके बराबर होता है? nRT। तो PV बराबर nRT की मान यहां पे पुट कर दूं तो ये वैल्यू बन जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस में PV की जगह nRT आ गया। N बोले तो गैसेस मॉलिक्यूल के लेने हैं हम लोगों को। अच्छा, Ng का मान कैसे निकालोगे? NP माइनस NR का बेस पे निकालोगे। तो ये समीकरण बन गया हमारे पास।
हाँ, अब ये जो फॉर्मूला बना है ना हमारा, क्या बना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस NP माइनस NR ये तो बना डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस NP माइनस NR जो भी बनता है। अब इसके बेटा जी तीन केसेस हैं हमारे, इसके केसेस तीन हैं हमारे, कैसे है ना, इसके केसेस तीन होंगे हमारे। कौन कौन से केसेस होंगे, यदि पहली बात केस नंबर 1 Ng बराबर 0 हो, केस नंबर 2 Ng बराबर पॉजिटिव हो, और केस नंबर 3 मेरे प्यारे रसगुल्लो Ng बराबर नेगेटिव हो। तीन केस बनाएंगे अपने, या तो Ng का मान 0 होगा, या Ng का मान पॉजिटिव में आएगा, या Ng का मान नेगेटिव आएगा, तो आपको इंटरनल एंथैल्पी पूछेगा। अब कैसे पूछेगा, पहले मैं इसको लेकर के चलता हूं केस नंबर 1, ठीक है। तो केस फर्स्ट, when Ng इज इक्वल टू 0, Ng बोले तो मतलब ये है मेरे प्यारे रसगुल्लो, Ng बराबर में क्या होता है, NP माइनस NR, इन दोनों का मान कितना होगा, 0। आई बात समझ में। जैसे समीकरण देखो, अब आप समीकरण लिखता हूं मैं, केस नंबर 1 लिखते हैं। समीकरण ये देखो, ये रहा H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। आप जानते हो ये हमारा रिएक्टेंट है, बोले तो अभिकारक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, ये हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है, दोनों गैसें मिलकर के क्या बनाएंगी, गैसेस बनाएंगी। हाँ, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मैं नए पैसे लेता हूं आप लोगों के सामने। H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाँ, अच्छा, तुम्हें पता है एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका, बोले तो NR का मान कितना हो गया, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, NR का मान 2 हो गया। अच्छा, NP का मान कितना है, प्रोडक्ट में मोल कितने गैसेस के, 2 है, इसके भी 2 है। तो अपने जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस NgRT, होता है कि नहीं होता, पढ़ के आए तुम लोग अभी। अच्छा, या फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस Ng का मान तुम लोग रखते थे NP माइनस NR/RT। NP बोले तो प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल, NR बोले तो मोल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जो भी कहना चाहो। देखो NP का मान भी 2 है, NR का मान भी 2 है, तो 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। हाँ, तो लिख देता हूं मैं यहां पे, ये लो NP माइनस NR बोले तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस 0RT। अब तुम्हें पता जिसका मल्टीप्लिकेशन 0 का किसी के साथ होगा वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे ख्याल से पूरी वैल्यू 0 होगी। अगर पूरी वैल्यू 0 होगी तो मेरे प्यारे साथियों इस समीकरण के लिए डेल्टा H का मान किसके बराबर आ गया, डेल्टा E के बराबर आ गया। तो याद रखना, ऐसी समीकरण, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए NP और NR का मान 0 अगर होगा तो एंथैल्पी का मान हमेशा उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आप लोगों को अगर मैं पूछना चाहूं तो मैं यहां दे देता हूं, ये लो एक्स्ट्रा मैं पूछता हूं। जैसे देखो H2 प्लस Cl2 बराबर में 2HCl, ये लो, इसमें कितने मॉलिक्यूल, 1 और 1 कितने बढ़ गए, 2, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो बराबर इसका मतलब NP माइनस NR का मान इसके लिए 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो एंथैल्पी जो होगी, इंटरनल एंथैल्पी, आई एम सॉरी, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, मान लो ये समीकरण दे दी मैंने आपको, ये वाली, ये लीजिए। जैसे आपको समीकरण ये दे देता हूं मैं, अच्छा जो, तो सॉरी, ये ले लेते हैं अपने, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3।
ये दे दिया मैंने आपके सामने। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें 3 है, टोटल हो गया 4। इधर दिख रहा है तुम्हें अमोनिया गैसेस मॉलिक्यूल 2 है। क्या बराबर आ रहा? क्या NPNR नहीं आ रहा? इसका मतलब इसकी इंटरनल एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से जो मैं चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इंटरनल एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के कब बराबर होगी? जब रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल इक्वल होंगे तो हमारे डेल्टा H का मान या DH का मान DE के समतुल्य होगा। बात आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोग ये चीजें जो है वो आसानी से आप लोग समझा सकते हो। अच्छा, अब आगे लेते हैं अपने केस नंबर 2। केस सेकंड, when n is equal to पॉजिटिव, n पॉजिटिव हो, n पॉजिटिव नहीं, Ng लिख देते हैं यहाँ पे, Ng बराबर पॉजिटिव हो, है ना? Ng क्या हो? पॉजिटिव। उसके लिए समीकरण देखो बाप, Ng की समीकरण आप लोग ले लोगे, हाँ ये ले ली, ये लो 2N2O2 is equal to 4NO2 plus O2। ये लो, ये आ गई समीकरण हमारे पास, ठीक है ना? 2 मिनट को एक बार 5 N2O5 is equal to 2NO2 plus O2। ये समीकरण देखो। अच्छा, इस समीकरण में देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये NR का मान कितना बेटा? 2 मॉलिक्यूल है। अच्छा, NP कितने हैं? ये रहे 4, ये रहा 1 मॉलिक्यूल, टोटल कितने हो गए? 5। ये भी गैसेस फॉर्म में है, ध्यान रखना, ये भी गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस होनी चाहिए। गैसेस अगर लिक्विड है तो उसको नहीं लेना तुम्हें, सॉलिड है तो नहीं लेना, गैसेस मॉलिक्यूल देखने हैं बस, और किसी को नहीं देखना। अच्छा, तो देखो इसके लिए अपने फाइंड करते हैं जरा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस क्या होता है बेटा? MgRT। सीधा रख दूं मैं? तो Ng की वैल्यू देखो तुम लोग यहां पे रखो, तो Ng बराबर में क्या होगा? NP माइनस NR। तो NP का मान 5 आ रहा है, उसका मान 2 आ रहा है, तो इसका मान कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। तो रख दो उसमें 3। तो जब 3 रखोगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस 3RT। ये लो, क्या इसकी इंटरनल एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगी? क्या नहीं आएगी, है ना? क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस 3RT। इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं बताऊंगा बेटा क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने डेल्टा Mg का मान अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो उसके लिए भी निकाल लिया। अच्छा, नेगेटिव के लिए निकालते हैं जल्दी अपने। केस नंबर 3 लेता हूं मैं। when Ng is equal to नेगेटिव, जब ये नेगेटिव हो। अच्छा, ये निकाली थी अभी तुमने, ये इसी समीकरण ले लेते हैं। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इस समीकरण के लिए देखो अब आप, जब इस समीकरण को देखोगे तो ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस मॉलिक्यूल है, ये भी गैसेस मॉलिक्यूल है। तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हो कि इसमें NR का मान कितना बेटा? 1 प्लस इसमें 3 है, तो NR बेटा जी कितने इसमें? 4। अच्छा, NP की वैल्यू तुम्हें 2 दिख रही है, तो Ng का मान तुम लोगों से मैं पूछूं तो Mg का मान हम लोगों का कितना आ जाएगा बेटा? Mg का मान हमारे पास में आ जाएगा NP माइनस NR, बोले तो 2 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। आ जाएगा समझ में? कोई डाउट यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है आप लोगों का ये सामने। तो चलते हैं इसके आगे। अच्छा, ये रख दो यहां पे। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस क्या होता है बेटा? डेल्टा E NgRT होगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, वैल्यू कितनी है? -2 RT। ये माइनस माइनस कितना हो गया? डेल्टा E प्लस 2 RT। उसके लिए कितना आया था वैल्यू?
उसके लिए ये आई थी वैल्यू, क्या कर दिया मैंने, हाँ प्लस रखना ना उसमें, तो माइनस क्यों रख रहे हो आप लोग, प्लस ही रखो यहाँ पे, ये लो प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस में यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच बोले तो एंथैल्पी चेंजिंग जो होगी वो किसके बराबर होगी, उसके बराबर होगी। आगे बात समझ में, तो याद रखना ये डेल्टा एच का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ एन जी पे डिपेंड करेगा। एन जी का मान 0 होगा तो बराबर होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समीकरण को देखकर आप लोग फाइंड कर सकते हो कि डेल्टा एच की वैल्यू किस प्रकार से हमको फाइंड करनी है। तो आज की क्लास को अपने यहीं तक विराम लेते हैं। अगली क्लास में बेटा जी इन टॉपिक्स पे जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं उनमें तीनों में 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना, और एक बात करें अगर अपने इसके पीछे वाला ये वाला, इन दोनों पे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं आपके, ठीक है ना। तो आइएगा नेक्स्ट अब अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। तो मिलेंगे अपने अगली क्लास के अंतर्गत। तो अगली क्लास में आना मत भूलना आप लोग, अगली क्लास में अपने न्यूमेरिकल्स देखेंगे इनके बेस्ट पर, ठीक है ना। और फिर अपने अगली क्लास में शायद तक हो सकता है कुछ डेफिनेशंस भी अपने शुरू हो जाएंगी, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे अपने। तो ठीक है बेटा जी, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, और ये वाला एक बात जरूर आप लोग पढ़ के आना ताकि अपने जो न्यूमेरिकल्स जो पोर्शन है हमारा वो कल वाला वो आराम से अपने डिस्कस कर सकें। ठीक है बेटा, मिलते हैं तो अपने कल की वीडियो के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।